हेलो एवरीवन, हम हरियाणा की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था हरियाणा का इतिहास। जिसमें आज हम क्या टॉपिक करेंगे, हरियाणा में प्रतिहार शासन। देखो, हरियाणा में प्रतिहार शासन इतना बढ़ चढ़ के तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो हम करेंगे। तो देखो, कुछ जान लेते हैं हरियाणा में प्रतिहारों का शासन कैसे स्टार्ट हुआ था। जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। उसके बाद जो उनका विशाल साम्राज्य था वो शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गया था। जो अधीनस्थ शक्तियां थी स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगी थी। लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद हरियाणा में क्या हुआ कुछ भी ज्ञात नहीं है। 8वीं शताब्दी में जब वापति के गोड़वाहों से हमें क्या ज्ञात होता है कि भाई 8वीं शताब्दी में हरियाणा में किनका शासन आ गया था। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के शासन स्टार्ट हो गया था, यानी कि यशोवर्मन ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ, जो कश्मीर के राजा ललिता द्वितीय थे, ललिता द्वितीय मुक्तापीड़, उन्होंने यशोवर्मन को पराजित कर दिया। फिर उन्होंने हरियाणा पर अधिकार कर लिया। लेकिन ललिता द्वितीय के बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ, सारे निर्बल शासक सिद्ध हुए। तो फिर उसके बाद है ना, जो हरियाणा के आसपास जितना भी एरिया था हरियाणा का, वहाँ छोटी छोटी शक्तियाँ अपना सिर उठाने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पाल वंश के शासक धर्मपाल थे, इनका एक लखीमपुर अभिलेख है। किनका? पाल वंश के शासक जो धर्मपाल थे, उनका एक लखीमपुर अभिलेख है। उससे हमें ये पता चलता है कि हरियाणा के तोमर व भदानक धर्मपाल की महानता को स्वीकार करते थे। जो हरियाणा के तोमर थे और जो भादानक थे, वो धर्मपाल की यानी कि पाल वंश की अधीनता को वो स्वीकार करते थे। लेकिन कुछ ही समय पश्चात क्या हुआ भाई, प्रतिहार वंश के राजा जो नागभट्ट द्वितीय थे, जिनका शासनकाल कितना था, 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक रहा, उन्होंने राजा धर्मपाल को हरा दिया था, यानी कि पराजित कर दिया था। उसके बाद हरियाणा प्रदेश किसका हिस्सा बन गया था? नागभट्ट द्वितीय के एरिया का। यानी कि नागभट्ट द्वितीय ने फिर हरियाणा को अपना अंग बना लिया। ठीक है, किन्होंने? जो प्रतिहार वंश के थे नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने। फिर नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक थे। प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में ना विद्वानों के बहुत मतभेद हुए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि है ना, ये विदेशी थे, ये भारतीय थे ही नहीं। जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये विद्वानों ने माना है कि भाई ये भारतीय नहीं थे, और कुछ कहते हैं कि ये भारतीय थे। जैसे कर्नल टाड ने क्या कहा था कि जो आक्रमणकारी विदेशी आए थे ना, वो आकर यहीं बस गए थे, और उन्हीं की संतान कौन थी? ये प्रतिहार वंश उनकी संतान थी। लेकिन फिर सीवी वैद्य हुए या गौरीशंकर ओझा हुए, इन सब ने क्या बोला कि है ना, ये विशुद्ध भारतीय हैं। कुछ लोगों ने इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान बता दिया। वैसे ही काफ़ी जगह कुछ अलग अलग चीज़ें बताई गई है। जैसे पृथ्वीराज ने ना राजकवि चंद्र बरदाई में ये बताया कि ये आबू के अग्निकुंड से आए हैं। ठीक है, अभी तक इनका कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे हमें ये पता चले कि ये आए कहाँ से थे। प्रतिहारों की ना 3 शाखाएं थी। एक तो थी भगू कच्छ नंदीपुर की शाखा, एक थी भांड्यपुर वेदंतक की शाखा, और एक थी उज्जैन की शाखा। लेकिन जो इनकी उज्जैन की शाखा थी, ये इन तीनों शाखाओं में सबसे शक्तिशाली थी। इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो कौन कौन सा था भाई? गुजरात, राजस्थान और यूपी। ठीक है, और जो इनकी तीसरी शाखा के जो उज्जैन के थे, उन्हीं में कौन से थे भैया? आपके नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने हरियाणा पे अपना अधिकार कर लिया था। और उनके पुत्र का क्या नाम था भाई? वत्सराज। ठीक है, फिर नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बाद कौन बैठे भाई गद्दी पर? वत्सराज बैठे थे। फिर 805 में ना वत्सराज की भी मृत्यु हो गई। 833 तक फिर उन्होंने शासन किया। ऐसे ऐसे ना प्रतिहार जो हरियाणा एरिया में थे, एक शक्तिशाली शासक अपना इन्होंने बना लिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? राष्ट्रकूटों का आक्रमण स्टार्ट हो गया। जैसे नागभट्ट जब गद्दी पे बैठा तो उस समय ना जो उज्जैन का प्रतिहार राज्य में एक तरफ से धर्मपाल थे और दूसरी तरफ से राष्ट्रकूटों के, इनके ना आक्रमण में नागभट्ट द्वितीय पिस गए थे, और वत्सराज ने अवंतीपुर पर अपना दोबारा अधिकार कर लिया था। लेकिन जो वत्सराज थे, उन्होंने कभी भी पालों और राष्ट्रकूटों पर है ना, कभी भी उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। यानी कि हर बार उनके हाथ क्या लगी? पराजय लगी। तो ऐसी अवस्था में ना नागभट्ट द्वितीय की जो पहली समस्या थी वो क्या थी भाई? अवंती की रक्षा करना था। फिर है ना, ग्वालियर प्रशस्ति से हमें ये ज्ञात होता है कि जैसे आंध्र, विदर्भ और सिंध और कलिंग के राजाओं ने ना नागभट्ट को वैसे ही आत्मसमर्पण दे दिया था अपने आप ही। उन्होंने राष्ट्रकूट जो राजा गोविंद तृतीय थे, उनके भय से ना राष्ट्रकूट से अपनी ना
रक्षा करने के लिए उनसे क्या कर ली, मित्रता कर ली थी नागभट्ट से। लेकिन पता है फिर क्या हुआ, ये उन पे आक्रमण करते इससे पहले ये ना गोविंद राय तृतीय ने ना इन पे आक्रमण कर दिया, जिसमें नागभट्ट पराजित हो गए। फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ के भाई गोविंद राय तृतीय का जैसे चक्रायुध और धर्मपाल के साथ उनके आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था, ऐसे ऐसे ये चीजें होती गई। फिर है ना जब गोविंद राय तृतीय या गोविंद तृतीय जब वापिस चले गए तो उसके बाद नागभट्ट ने अपनी शक्ति को दोबारा संगठित कर लिया और फिर है ना कन्नौज पर आक्रमण कर लिया। और इसका एविडेंस हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ग्वालियर अभिलेख से। फिर ठीक है, नागभट्ट ने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था तथा जो परम भट्टाकर थे उनको महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण कर दी। इस चीज का हमें पता चलता है स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि जो ब्रह्मावर्त एरिया था वो नागभट्ट के अधीन था। ब्रह्मवर्त किसको बोला जाता था भाई, हरियाणा क्षेत्र को बोला जाता था ब्रह्मवर्त, कि ये नागभट्ट के अधीन था। ये हमें किस में मिलता है, स्कंद पुराण में। फिर ऐसे ऐसे आगे चलती गई भाई, जैसे मुंगेर का युद्ध आ गया जिसमें धर्मपाल की हार हुई। फिर चहामनों ने जो नागभट्ट थी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे फिर है ना नागभट्ट की मृत्यु हो जाती है। नागभट्ट की मृत्यु कैसे होती है भाई, 833 ईस्वी में ना नागभट्ट खुद ही अपने आप को है ना गंगा में जाते हैं और जल समाधि लेके अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर जो नागभट्ट के बेटे होते हैं रामभद्र, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। पर है ना रामभद्र कोई इतना खास शासक नहीं रहा, वो एक निर्बल राजा के रूप में ही उभरे। मतलब उन्होंने ऐसा कोई प्रबल काम नहीं किए। और उनके राज्यकाल में ना प्रतिहार राज्य के कई भाग स्वतंत्र हो गए थे, जैसे कलिंजर मंडल था। ठीक है, रामभद्र के अधिकार में जो भी प्रदेश रह गए थे वो उनके बारे में ना कुछ भी निश्चित नहीं बोला जा सकता अभी कौन से रह गए, क्योंकि है ना अलग अलग स्वतंत्र शासन उनमें आता गया और बनते गए। फिर है ना ये बताते हैं भाई, बप भट्ट चरित्र में है ना ये लिखा गया कि रामभद्र के जो पुत्र थे ना भोज, जिनको मिहिर भोज बोलते हैं, उन्होंने ना सिंहासन के लिए अपने फादर की हत्या कर दिया, यानी कि रामभद्र को मार दिया था किन्होंने, मिहिर भोज ने। फिर मिहिर भोज का शासन स्टार्ट हो जाता है 1836 से और 1885 तक उन्होंने शासन किया। फिर गुर्जर प्रतिहार राज्य की बागडोर किसने संभाल ली भाई, मिहिर भोज ने संभाल ली। और है ना वारहा अभिलेख, जो वारहा अभिलेख है ना उसमें ये ज्ञात होता है कि जैसे सर्वप्रथम इनकी तिथि क्या थी भाई, 836 ईस्वी मिलती है कि मिहिर भोज ने अपना शासन कब संभाला, 836 ईस्वी में। इसका किस में मिला भाई, वारहा अभिलेख में। और ग्वालियर अभिलेख में ना इनको वराह की उपाधि मिलती है। ठीक है, जैसे उनके सिक्कों पर उनकी उपाधि लिखी हुई थी आदि विराहा। और है ना मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। वारहा अभिलेख से हमें क्या ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने ना कालिंजर मंडल जो रामभद्र के समय में स्वतंत्र हो गया था उसको दोबारा अपने अधीन कर लिया था। और दूसरा अभिलेख से भी हमें यही चीज़ ज्ञात होती है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे ना मिहिर भोज का शासन आगे बढ़ता गया, मिहिर भोज के 1802 ईस्वी के पेहोवा अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि पेहोवा ना उस समय उत्तरी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जो आपका पेहोवा कुरुक्षेत्र के पास है ना वो वाला, वहाँ पे ना। और ये अभिलेख कब मिला हमें, 802 ईस्वी में। कहाँ से मिला था भाई, पेहोवा से। उसमें ये बताया गया कि उत्तरी भारत में पेहोवा बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ये सबसे बड़ा घोड़ों का व्यापार होता था यहाँ पे, यानी कि घोड़ों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। और जो मंदिरों को दान के रूप में चला जाता था, यानी कि जो उससे पूंजी आती थी वो किस में चली जाती थी भाई, मंदिरों को दान दी जाती थी। तो यहाँ से ऐसे पता चलता है मिहिर भोज के पेहोवा अभिलेख से कि मिहिर भोज का हरियाणा पे भी अधिकार था। जैसे राज रागनी से ये ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ऐसे ऐसे आगे चलता गया। फिर है ना राष्ट्रकूटों से युद्ध स्टार्ट हो गया। मिहिर भोज ने ना राष्ट्रकूटों को पराजित कर दिया था। उसके बाद है ना उन्होंने उज्जैन पे अधिकार कर लिया और ऐसे चलता रहा। सिर्फ हरियाणा में इनका 2 ही 3 जगह जिक्र चलता है। फिर जैसे उनका बेटा आ गया, ठीक है, उनका बेटा आ गया था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ने भी क्या बताया कि भाई जो उनका पेहोवा में महेंद्रपाल प्रथम का अभिलेख मिलता है वो किस में मिलता है भाई, इस अभिलेख के 5वें पद में जो महेंद्रपाल थे उनकी प्रशस्ति गाई हुई थी तथा शेष पदों में ना तोमरों की वंशावली को गाया गया था। तो ऐसा लगता है कि 910 ईस्वी में जब महेंद्रपाल की मृत्यु हुई ना उसके बाद हरियाणा में किसका शासन हो गया था, तोमरों का शासन हो गया था। लेकिन उससे पहले किनका शासन रहा था भाई, आपके प्रतिहार पाल का। ठीक है, जिनको गुज्जर प्रतिहार भी बोल देते हैं।
ठीक था, ये था भाई आपके प्रतिहार शासक। चलो अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। हरियाणा में इनका कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट ऑफ एग्जाम में इनके देखने को मिलते हैं। तो चलो आज हम उसको फिनिश करते हैं, 5 या 7 मिनट का होगा बस। अब ये हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य जल्दी छिन्न भिन्न हो गया था। कब मरे थे भैया हर्षवर्धन? 647 ईस्वी के आसपास। वाकपति के गोड़वाहों से क्या ज्ञात होता है कि भाई 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हरियाणा का क्षेत्र कन्नौज के राजा यशोवर्मन के अधिकार में था, और 647 से 8वीं शताब्दी तक हमें ये नहीं पता कि भाई हरियाणा में किसका शासन था, किसका क्या नहीं, क्योंकि छोटी छोटी शक्तियां उभर के आ रही थी। सीधा फिर कब मिलता भी? 8वीं शताब्दी के ही हमें एविडेंस मिलते हैं। फिर जो कश्मीर के राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ थे ना, इन्होंने यशोवर्मन को क्या कर दिया था भाई? पराजित कर दिया था, और फिर हरियाणा पे खुद का अधिकार कर लिया। फिर आपके पाल वंश के शासक आगे धर्मपाल। इनका जो लखीमपुर अभिलेख है ना, यहाँ से क्या ज्ञात होता है कि हरियाणा में जो तोमर और बदादक थे, इन्होंने धर्मपाल की महानता को स्वीकार कर लिया था, यानी कि इन्होंने ना पहले ही अपने अधीन कर लिया था। धर्मपाल ने तोमर और भदानक को अपने अधीनस्थ कर लिया था। और जो आपका प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट थे ना, नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था फिर भाई? धर्मपाल को पराजित कर दिया था, और हरियाणा में किसका राज आ गया था फिर? नागभट्ट द्वितीय का, जो किसके शासक थे भैया? आपके गुज्जर प्रतिहार के शासक थे। फिर ऐसे ऐसे राष्ट्रकूटों का आक्रमण आ गया था। जब नागभट्ट गद्दी पर बैठे थे तो उस समय उज्जैन का प्रतिहार राज्य एक तरफ धर्मपाल और दूसरी तरफ राष्ट्रकूटों के आक्रमण के बीच में पिस रहा था। तो जो वत्सराज ने अवंतीपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था फिर, लेकिन वह कभी राष्ट्रकूटों और पालों से पराजित नहीं कर पाए, यानी कि इनको कभी हरा नहीं पाए। ग्वालियर प्रशस्ति से हमें क्या ज्ञात होता है कि भाई जो आंध्र सिंध और कलिंग के राजा थे ना, उन्होंने नागभट्ट को वैसे ही अपना आत्मसमर्पण दे दिया था, लेकिन इनके आत्मसमर्पण देने से पहले ही गोविंद तृतीय थे, जिन्होंने ना नागभट्ट पे आक्रमण कर दिया था और नागभट्ट को पराजित कर दिया था। फिर गोविंद तृतीय वापिस चले जाते हैं, फिर नागभट्ट दोबारा शक्ति पे आते हैं, ठीक है, अपनी शक्ति को संगठित करते हैं, और फिर वो कन्नौज पे आक्रमण करते हैं सबसे पहले, और कन्नौज को अपने अधीनस्थ कर लेते हैं, और फिर कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लेते हैं। कौन भाई? नागभट्ट द्वितीय। स्कंद पुराण से हमें ज्ञात होता है कि ब्रह्मावर्त भी नागभट्ट के अधीन था। ब्रह्मावर्त किसका पुराना नाम है भाई? हरियाणा क्षेत्र का। तो यहाँ से क्या ज्ञात होता है कि जो प्रतिहार वंश है भाई, उनका अधिकार था हमारे हरियाणा पे। ये किससे ज्ञात होता है? स्कंद पुराण से। और जैन ग्रंथ का जो प्रभावक चरित्र है, उससे भी ये ज्ञात होता है कि भाई 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने ना जल समाधि ले ली थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ जल समाधि ली भाई? आपकी जो गंगा नदी है, जो आपकी इंडिया की सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद है ना नागभट्ट का बेटा आता है रामभद्र, लेकिन है ना ये एक निर्बल शासक थे, ये कुछ नहीं कर पाए। फिर रामभद्र को है ना उनके खुद के बेटे ने मार दिया। जिनका बेटा कौन था भाई? मिहिर भोज। और है ना मिहिर भोज को बोला जाता है ये प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। मिहिर भोज ने 802 ईस्वी के पेहोवा अभिलेख से ज्ञात होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है भाई, जो 802 ईस्वी में पेहोवा अभिलेख मिला वो किस शासक काल का था भाई? मिहिर भोज का। मिहिर भोज का किस उसके थे, किस वंश के थे भाई? ये गुज्जर प्रतिहार वंश के थे। उनके समय में ये बताया जाता है कि जो पेहोवा था वो उत्तरी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। पेहोवा में घोड़ों का व्यापार होता था, और ये चीज़ यहाँ पे ना जो घोड़े थे वो बेचे और खरीदे जाते थे, और जो उससे पूंजी मिलती थी ना वो मंदिरों में दान दी जाती थी, मंदिरों में दान दे दी जाती थी वो पूंजी। मिहिर भोज के बाद उनका बेटा कौन आया भाई? महेंद्रपाल प्रथम आया, जो कन्नौज की गद्दी पर बैठा। और है ना महेंद्रपाल का भी अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है भाई? पेहोवा से मिलता है। तो ये भी इस पुष्टि करता है कि भाई प्रतिहारों का भारत में, मतलब हरियाणा प्रदेश पे काफ़ी टाइम तक शासन रहा था। जो ये हमें पेहोवा से महेंद्रपाल का अभिलेख मिला है ना, इसमें ना पद थे कुछ, उन पदों के उनमें जो 5वां पद था उसमें ना महेंद्रपाल की प्रशस्ति गाई गई, यानी कि उनके गुणगान गाए गए हैं। और जो उनके शेष पद थे ना, जितने भी शेष पद थे उसमें तोमरों की वंशावली दी गई है। तो इसका मतलब क्या था कि भाई प्रतिहार के बाद किसका शासनकाल आ गया था भाई? तोमरों का शासनकाल आ गया था। अब तोमरों का शासनकाल हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आपका प्रतिहार शासन। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।